नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। मॉनसून सत्र में कई अहम मसलों पर बात हुई। बात के अलावा भी बहुत कुछ हुआ और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर राहुल श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है। हमको बड़ा अच्छा लगता है, दो बुजुर्ग हमारे शो में आ जाते हैं। अनुभव की गठरी, एक दूसरे से छेड़खानी। हमको लगता है शतरंज के खिलाड़ी का अगला अंक अब यही खेला जाएगा। सौरभ, देखिए, ये जो मॉनसून सेशन रहा, मैं कहूंगा कि हर बार बरसात में होता था, लेकिन ऐसा हाल नहीं होता। इस बार बरसात हुई नहीं, बरसात के बाद हुआ, मगर दीवारों में सीलन ज्यादा आई है। समराइज कर दिया एक वाक्य में। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो राज्यसभा में तमाशा हुआ, इस पे आप वहां पर थे उस वक्त? जी। क्या हुआ, क्या था? क्योंकि टीवी तो बंद कर दिए गए थे। सौरभ, देखिए, मैं कहूंगा कि पी साईनाथ ने एक किताब लिखी थी एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। मैंने उसको थोड़ा बदलाव किया है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी लव्स अ गुड डिसरप्शन इन पार्लियामेंट। ये नई परंपरा है कुछ सालों की, जिसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा देखती है डिसरप्शन में। क्योंकि बिल पास करने पे एक बात लोकसभा, ये मनमोहन सिंह सरकार भी जान चुकी है कि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ देने के बाद बिल से चुनाव नहीं जीते जाते। इसलिए डिसरप्शन करके बिल तो पास भी हो जाते हैं और राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। देखिए, उस दिन की कहानी बड़ी सिंपल है। सरकार किसी भी तरह के कंसेंसस के अब मूड में होती ही नहीं है। इस सरकार में एप्टीट्यूड ही नहीं है कि वो किसी तरह का कंसेंसस बिल्ड करे। वो अपनी नंबर की संख्या पे लोकसभा में बिल पास करती है और राज्यसभा में आने पे जुगाड़ की संख्या में। जुगाड़ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक धड़ा बीजेपी और उसके एलआई है, एक कांग्रेस और उसके एलआई है, एक करीब 45 वोट का एक ऐसा धड़ा है जो कि थाली का बैंगन है। वो राज्य सरकारें चलाता है, जहां उसको फायदा दिखता है वो उस तरफ लुढ़क जाता है। लेकिन इस बार बिल पे कंसेंसस नहीं था। कुछ ऐसे थाली के बैगन पार्टियां जैसे टीआरएस है, वो पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि वो बिल के साथ जाएगी, बिल के खिलाफ जाएगी। पीएसपी ने भी घोषणा कर दी थी, सौरभ। लेकिन असली कहानी जो डिसरप्शन शुरू हुआ वो इस बात पे कि सरकार ने कहा कि आज 1 बजे का समय हो गया है, वक्त खत्म हो गया है आज के सेशन के, क्योंकि 4-4 घंटे के लिए राज्यसभा बैठ रही थी, लोकसभा दोनों। और सरकार ने चेयर से कहा क्या टाइम बढ़ाया जाए। अभी चेयरमैन बात ही कर रहे थे कि सरकार की तरफ से जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री, उन्होंने बोलना चालू कर दिया। वेल में कुछ लोग ये आपत्ति जताते हुए आए कि भाई ये गैर वाजिब है। गुलाम नबी आजाद साहब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने भी कहा कि ये चीजें बल संख्या से नहीं, कंसेंसस से होती हैं कि आज की सदन की जो कार्यवाही है वो बढ़ाई जा रही है। इसको लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ, लेकिन विवाद के कारण और थे। पहला कारण था, सरकार आमादा थी इस बिल को पास कराने के लिए। किसान इस देश के करीब अमूमन 70% आबादी को इंपैक्ट करते हैं या आबादी हैं। इसको लेकर के एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती थी। तीसरा, सौरभ, सबसे बड़ा आंकड़ा जो मैं सिर्फ आपके कारण, ये मैं अभी मोबाइल पे जब आपने शुरुआत करी वो देख रहा था, असली कारण ये था कि सदन की अगर संख्या देखी जाए तो इस समय 243 है, 2 वैकेंसी हैं। विपक्ष के पास जो नंबर हैं वो अगर देखे जाएं तो मोटे मोटे ज्यादा थे सरकार से। लेकिन उस दिन ऐसे हालात थे कि विपक्ष की तरफ से करीब 52 लोग, जो विपक्ष और बाकी लोग थे उनमें 52 लोग एब्सेंट थे, और उसके कारण सरकार के पास 110 लोग थे और विपक्ष के पास सिर्फ 70। फ्लोर पर बीएसपी जैसी पार्टी जो बाहर कह के आई थी कि वो बिल के खिलाफ है, उसने समर्थन की बात कर दी। एनसीपी जो कि सरकार की सहयोगी, विपक्ष की सहयोगी है कांग्रेस की, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, उसने बिल की कोई बुराई नहीं कही, सिर्फ कहा शरद पवार साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पहले उनसे बात तो कर ली होती। कुल मिला के ये कहा जाए
कि विपक्ष ने मौका देखा कि बिल हार जाए, जीत जाएगा, सरकार की जीत होगी। उनको लगा कि किसी भी तरीके से इस बिल पे राजनीति कर ली जाए, हल्ला कर लिया जाए, कोहराम मचाया जाए। उन्होंने कोहराम मचाया, सरकार ने बिल पास कराया। विपक्ष कहता है कि सरकार ने गलत किया, सरकार कहती है हमने किसानों का भला किया। ये दोनों मुद्दे पार्लियामेंट से पास हो गए हैं और अब जनता के बीच में है, मैं उस किसानों पर को तो तय आऊंगा, करना है। बिल पर तो आऊंगा और मैं लगातार विद्वानों से बात भी कर रहा हूँ। ये जो उपसभापति है हरिवंश, उनकी चेयर के आगे जो कुछ हुआ वो क्या हुआ, कौन लोग शामिल थे उसमें? देखिए, इसमें शुरुआत में कुछ डोला सेन, तृणमूल कांग्रेस और एक दो सांसद थे, लेकिन जब मामला इस बात का आया कि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया डेरेक ओब्रायन साहब ने, और उस पे जब स्टैट्यूटोरी रेजोल्यूशन, जो कि ये था कि 3 स्टैट्यूटोरी रेजोल्यूशन थे कि इन बिलों को वापस कर दिया जाए, एक सेलेक्ट कमेटी को, आज इसको पास ना किया जाए। जब इस पे बहस हो रही थी तो बहुत ही तीव्र गति से डेरेक ओब्रायन, जो कि क्विज मास्टर रहे हैं, वो तुरंत आगे बढ़े, चेयर की तरफ गए, और जब चेयर की तरफ से उनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि वो वेल में थे, और ये 1957 सौरभ, और 2012 में रेजोल्यूशन वो पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि वेल में आकर के कोई बात नहीं होगी। दूसरा, डिवीजन की डिमांड वेल में नहीं हो सकती, ये कानून कहता है। वो पहले वेल में आए, चेयर तक गए, सेक्रेटरी जनरल के पीछे जो थोड़ी सी जगह है उसमें सर के, सबसे पहले उन्होंने माइक हटाए, धकेले, और उसके बाद एक रूल बुक थी लाल रंग की, जो कि राज्यसभा की रूल बुक है, उसको उन्होंने वहां पे सामने दिखाया, और उनके बगल खड़े हुए एक सज्जन ने कागज फाड़े। इसमें तिरुचि सिवा थे, इसमें राजीव सातव थे, इसमें करीब 8 सांसद थे जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, जो कि अगले दिन एम वेंकैया नायडू, राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उनके द्वारा निलंबित किए गए 1 हफ्ते के लिए। देखिए, 2-3 चीजें हैं सौरभ भाई। एक तो है कि मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या है कि एक विश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट है सरकार और विपक्ष के बीच में। आज कोई विश्वास नहीं है, खास करके कांग्रेस जो सबसे बड़ा एक तरह से विपक्षी दल है और सरकार के बीच। जैसे राहुल जी ने कहा, थाली के बैंगन बहुत है, खास करके ये जो रीजनल पार्टी। अब बीजू जनता दल को देखिए, लोकसभा में वो इसी फार्म बिल का समर्थन करती है, कृषि बिल का, राज्यसभा में आकर उसका विरोध कर लेती है। तो ये कहीं भी जा सकते हैं ये पार्टियां। लेकिन जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस एक तरफ, विपक्ष की पार्टी, और सरकारी पार्टी जो भाजपा में है, उनमें मुझे लगता है बिल्कुल ब्रेकडाउन हो। जिस तरह से आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद को एक तरफ देखिए, जिस तरह से फिर उन्होंने भी बहिष्कार किया, कहा हम बॉयकॉट करने वाले हैं। कांग्रेस को आज लगता है कि भाजपा जो है वो पार्लियामेंट को अपना रबर स्टैंप बना रही है। केवल जो भी बिल पास करना है, फिर पिछले साल आर्टिकल 370 की बात करिए या इस साल आप कृषि बिल की बात करिए, वो एक बार ले आती है, वो उस बिल को अमल करती है, अपनी बात ही रखती है। एक परंपरा हुआ करती थी पार्लियामेंट में, जब कोई इस तरह का बिल हो जो विवादास्पद हो, आप उसे सिलेक्ट कमेटी भेजते हैं। अब ये बिल अगर आप सिलेक्ट कमेटी भेजते हैं और सितंबर के बजाय जनवरी में, या जब बजट सेशन आता है या विंटर सेशन आता है, तब उसे पारित करते, तो क्या होता? इतनी जल्दी क्या थी, इस समय क्यों करना था? ये मुझे लगता है विपक्ष का जो सवाल है वो कुछ हद तक वाजिब है। पर विपक्ष है कौन? कांग्रेस और तृणमूल मुझे लगता है, और कुछ हद तक लेफ्ट और डीएमके, ये 4 पार्टियां हैं। बाकी विपक्ष तो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा का साफ कहना है, हमारे पास नंबर है, हमारे पास अब राज्यसभा में भी नंबर होने लगे हैं, पहले लोकसभा में थे। हम एक मैंडेट लेके आए हैं, ये हमारा एजेंडा है। प्रधानमंत्री का साफ है, वो ये जो कंसेंसस की बात है ना, वो मुझे नहीं लगता उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, वो मेजॉरिटी पर विश्वास करते हैं। अब आप देखिए भाजपा की किस तरह से नजरिया बदला है पार्लियामेंट को लेकर। जब भाजपा विपक्ष में थी, अरुण जेटली ने एक बार कहा था, ऑब्स्ट्रक्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक। आप डिसरप्शन कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में है। अब वो क्या चाहती है कि कोई डिसरप्शन ना हो, अगर डिसरप्शन हो तो एक्शन लेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये राहुल जी को पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो वहां मौजूद है, मैं टीवी पर देख रहा था। वेंकैया नायडू क्यों नहीं थे उस समय? क्या वजह है कि हरिवंश जी वहां बैठे थे? इतना बड़ा बिल है, उस समय जब नरेंद्र तोमर जी उठते हैं, बोलने लगते हैं, वेंकैया जी वहां से निकल गए थे।
ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वेंकैया नायडू अपने आप को एक तरह से कृषि नेता मानते हैं। वो अपने आप को हमेशा कहते हैं आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूं। अब वो जब उस समय वहां से गए, हरिवंश जी वहां बैठे, हरिवंश जी वैसे सभ्य व्यक्ति है, कर्पूरी ठाकुर के उस समाजवाद से एक तरह से जुड़कर आते हैं। उनमें अगर वेंकैया नायडू होते, मुझे नहीं लगता वेंकैया ये टॉलरेट करते। जिस तरह से डेरिक ओब्रायन ने कोशिश की घेरने के लिए, वो मुझे नहीं लगता वेंकैया नायडू को घेर सकते थे। हरिवंश को उनको लगा शायद कमजोर है, उन्होंने कोशिश की। मुझे लगता है डिवीजन होना चाहिए था, और जो विपक्ष ने किया वो भी गलत था, और सरकार ने भी ये सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने। अच्छा, एक बार ये बार बार आप लोग बात करते हैं, राहुल जी, राजदीप जी, आप दोनों से मेरा सवाल है कि कंसेंसस बिल्ड नहीं करते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सी बहुमत वाली सरकार है, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कोई बहुमत वाली सरकार आपके ध्यान में आती है जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो और फिर भी वो कहे कि नहीं साहब बहुमत है ठीक है लेकिन कंसेंसस बिल्ड कर लेते हैं? क्योंकि नारा दिया जाता है निर्णायक सरकार का, सरकार जो फैसले लेती हो। यही बात इंदिरा राजीव के जमाने में कही गई, यही बात बाद के जमाने में। और ये गठबंधन फिर आप क्या कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि संसद की कोई जरूरत नहीं है, एक बार अगर कोई बहुमत की सरकार बन जाए कि विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है? राजदीप जी, आप कह रहे हैं? राजदीप जी, ये टीवी डिबेट बड़ा गड़बड़ करवा देती है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एक ये तर्क दिया जाता है कि भाई कंसेंसस बिल्डिंग की आप बार बार बात कर रहे हैं, कोई उसको डिलेइंग टैक्टिक बोलता है। हम एक कानून लेकर आए, विपक्ष कह रहा है इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजो। क्यों भेजते हैं भाई? हमें कानून लागू करना है, हमारे पास जनादेश है, हमारी जवाबदेही है, ये तर्क दिया जाता है। तो आप यहाँ लोकसभा राज्यसभा में बहस करिए, हम कानून पार करेंगे। इसीलिए आपके पास फर्स्ट पास द पोल वाला नियम है। अब उस पर बहस कितनी लंबी होनी चाहिए, इस पर बहस हो सकती है। नहीं, मेरा ये कहना, और फिर राहुल जी उस पर ऐड करें, मेरा ये कहना है पार्लियामेंट की जवाबदेही है, पार्लियामेंट की स्क्रूटनी आप किसी भी चीज को है, खास करके अगर कोई विवादास्पद आप एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा कानून ले आ रहे हैं जहां कई लोगों की अलग अलग राय है। देखिए, आप ही के पक्ष के, आप ही के गठबंधन की हरसिमरत कौर जो है, अकालियों की जो है, वो इस बिल को लेकर सरकार छोड़ती है। यानी नहीं, मेरी बात सुनिए, यानी ये विवादास्पद है। जब कोई चीज विवादास्पद है, इसीलिए तो स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी बनाई गई है, ताकि उसमें एक तरह से एक स्क्रूटनी हो, एक ओवरसाइट हो, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं टाइम लिमिट में ले आए। पिछली बार क्या हुआ है कि कई बार ये जो बिल एक बार सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी के पास जाते हैं तो वो महीनों सालों तक वहीं रह जाते हैं, वापस नहीं आते। जब आपकी निर्णायक बहुमत की सरकार है, आप ले आइए अगले सेशन में, आप टाइम बाउंड करिए। लेकिन ये कहना कि कमेटी के पास जाएंगे ही नहीं, इसका मतलब है आपको पार्लियामेंट्री ओवरसाइट या स्क्रूटनी के सिस्टम में कोई विश्वास ही नहीं है। तो ये अलग अलग बातें। सौरभ, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा राजीव से डिफर करता हूं। देखिए, ये बहुमत पे भी डिपेंड नहीं करता कि सरकार का रवैया क्या होगा। देखिए, एक बार किसी की संख्या फिट हो जाती है तो कंसेंसस का असली मतलब हो जाता है, या संख्या का मतलब हो जाता है, जाकी लाठी उहई की भाएं। लाठी लेकर के चला जाता है संसद में। एक टाइम में कहा जाता था कि लोकतंत्र में सरकारें नंबर्स बनाती हैं, पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का महत्व हुआ करता था। जहां तक पहला सवाल राजदीप ने उठाया कि बिल्स इस तरह से पास नहीं होने चाहिए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सौरभ, मैं बताता हूं कि 2006 से लेकर के 2014 के बीच में कुछ बिल ऐसे पास हुए थे, जो कि 2 बिल ऐसे थे जो कि 1 मिनट में पास हुए, 3 बिल ऐसे थे जो 2 मिनट में पास हुए, 4 बिल ऐसे थे जो 3 मिनट में पास हुए, और 5 ऐसे बिल थे जो कि दोबारा 12 मिनट में पास हो गए। 1 से 12 मिनट के बीच में करीब 16 बिलों के पास होने की प्रथा मीरा कुमार के टाइम में है, जब मीरा कुमार और ये हम यहाँ पे देश के कानूनों की बात कर रहे हैं, जो देश के सब मैं देश के कानूनों की बात कर रहा हूं कि जिसपे डिबेट की बात होती है। दूसरा, इस बिल पे मैं कहूंगा कि सरकार गलत थी। हाउस को चलाना, विपक्ष को साथ लेना, ये घर के बड़े की तरह से होता है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक बात इसमें बुनियादी सवाल उठाता हूं, 36 अमेंडमेंट थे सौरभ, 36 विपक्ष ने अमेंडमेंट मूव किए थे। तिरुचि सिवा, राजीव सातव, के रागेश, इस तरह के लोगों ने 36 अमेंडमेंट मूव करे। इनमें से 33 पे जब हरिवंश जी ने बोला कि क्या आप इन्हें मूव करते हैं, उन्होंने कहा हम इन्हें नहीं मूव कर रहे हैं, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया या मूव नहीं किया।
अगर आपके पास संख्या थी, सरकार बेलगाम हो रही थी, आपको अमेंडमेंट मूव करके उन अमेंडमेंट को जितवा देते तो इस बिल में 36 बदलाव हो जाते। किसानों की जो दुहाई दे रहे हैं आप उसको इंक्लूड कर देते इस बिल के अंदर। अगर आपके पास संख्या थी, अगर आपके पास संख्या नहीं थी तो आपको पहली बात माननी चाहिए कि आपने विवाद और कोहराम इसीलिए मचाया क्योंकि आपके पास संख्या नहीं थी। जब आप वेल में पहुंच गए, जब आप कोहराम मचा रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन पे हल्ला कर रहे हैं, तो उस समय पे डिवीजन नहीं हो सकता, डिवीजन हो ही नहीं सकता क्योंकि आप अपनी सीट पे नहीं है। डिवीजन की पहली डिमांड है कि आपको सीट पे होना है। तीसरा सवाल जो राजदीप ने उठाया कि हरिवंश क्यों संचालन कर रहे थे, वेंकैया नायडू क्यों? देखिए, चेयर को प्रिविलेजेस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, खामियां हो सकती हैं, लेकिन इसी चीज के लिए कि हर समय चेयरमैन और स्पीकर को ना बैठना पड़े, इसलिए प्रोटेम स्पीकर भी होते हैं और डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं जो कि हाउस को संचालित करते हैं और बिलों को भी पास करवाते हैं। तो मुद्दा ये नहीं था कि वेंकैया नायडू क्यों नहीं थे, डिप्टी स्पीकर भी होते हैं राहुल जी, हल्ला किया जाए। हाँ, और राहुल जी डिप्टी स्पीकर भी होते हैं जो नहीं है और इस पर भी विपक्ष हल्ला कर रहा है। देखिए राहुल जी के बात से मैं 2-3 चीजें जोड़ता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि जब कांग्रेस की सरकारें थी ये इस तरह से बिल पारित नहीं हुआ करते। सिस्टमैटिक फॉल ऑफ जो पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन है, सिस्टमैटिक फॉल है पूरे सिस्टम में। आपको मालूम है तेलंगाना का बिल किस तरह से पास हुआ? लाइट बंद कर दिए गए, टीवी स्क्रीन बंद किए गए, एक राज्य बनता है वॉइस वोट के जरिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है। लेकिन आज क्या हुआ है, आधार जैसा कानून मनी बिल लेकर आता है राज्यसभा में, क्योंकि उस समय सरकार के पास नंबर नहीं होते हैं और वहां मनी बिल में आपको वोटिंग नहीं होती है, इसलिए आप राज्यसभा में पास करवा देते हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक परंपरा जो शुरू हुई है। दूसरी परंपरा जो शुरू हुई है ये है कि जब आप मुझे अभी भी लगता है ऐसा बिल हो जिस पर थोड़े और सोच विचार की जरूरत है, क्योंकि देखिए केवल इस बिल को लेकर, ये अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री है और पंजाब में इसका सबसे ज्यादा एक तरह से विरोध हुआ है, उनका कहना है कि कोई मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर कोई मीटिंग इन बिल पर हुई नहीं, तो सरकार ने ये बिल करवाया और विपक्ष को साथ लेने की कोशिश नहीं की। आप पार्लियामेंट में लास्ट मिनट ले आते हैं। अब उस पार्लियामेंट में क्या कर सकता है विपक्ष? अमेंडमेंट को तो आप हराएंगे क्योंकि आपके नंबर है। अमेंडमेंट के बजाय अगर आप सिलेक्ट कमेटी को भेजकर 3 महीनों के लिए इस पर सोच विचार करके वही बिल ले आते हैं, अगर सरकार चाहे तो वही बिल ले आ सकती है या कुछ अमेंडमेंट कर सकती है। जैसे एमएसपी का जो प्रश्न है फार्म बिल पर, उस पर आप एक लाइन जोड़ सकते थे। अब ये क्या है कि आप नहीं चाहते हैं कि कोई सिलेक्ट, तो फिर आप सिलेक्ट कमेटी का मतलब ही क्यों रह गया? मेरा ये कहना है परंपरा है कि पार्लियामेंट की कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ नियम है। हर बिल को केवल अगर आप बहुमत के नजरिए से अगर आप पास करने लगेंगे तो फिर आपको क्या जरूरत है? क्या अच्छा, लेबर को समय का अभाव है। सौरभ उसमें एक सवाल उठता है। देखिए, पार्लियामेंट बाहर की राजनीति का दंगल नहीं है। जो राजदीप ने बात कही बिल्कुल सही है, लेकिन उसका एक पक्ष और भी है। एक मोटर व्हीकल एक्ट आया जिसके अंदर 18 राज्यों के मंत्रियों ने, सरकारों ने मिलकर के एक बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ। वो बिल स्टैंडिंग कमेटी गया, वो बिल सेलेक्ट कमेटी गया। जब वो राज्यसभा में पास करने आया तो उसके ऊपर फिर विवाद हुआ। नितिन गडकरी को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि भाई 18 राज्य जुड़ चुके थे, उन्होंने बिल बनाया, सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। एक लैंड एक्विजिशन बिल लाई थी सरकार, उसको पहले रोका गया, उसको सेलेक्ट कमेटी ले जाया गया। वो बिल आज तक ठंडे बस्ते में है। देखिए, सरकार को विफल करने का भी तरीका है ये सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, एक आखिरी, समय की कमी है, एक आखिरी चीज पर टिप्पणी चाहूंगा और उसके बाद नेता नगरी में एक नया प्रयोग होगा। इस बार मेरे साथ एक आईआईएम के प्रोफेसर होंगे जिनसे मैं फार्मर बिल पर अपनी शंकाओं का समाधान मांगूंगा, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री। लेकिन उससे पहले राहुल जी, आपसे मेरा सवाल है, ये कैग की रिपोर्ट भी आई है इसी सत्र में, उसमें जीएसटी को लेकर, ऑफसेट जो डिफेंस डील है उसको लेकर कई तल्ख टिप्पणियां हैं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बनती नजर नहीं आ रही है। एक जमाना था जब कैग की रिपोर्ट के जीरो के आधार पर सरकार के पिलर्स हिला दिए जाते थे, इस पर क्या कहेंगे?
सौरभ साहब, ऐसा है कि लोग कहते थे कि कुएं में भांग घुल गई है, आजकल कुएं में कुछ चरस और marijuana और कोकेन घुली पड़ी है। मुद्दे कई बार इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो बन नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है कि मुद्दे बनने नहीं दिए जाते। ऑफसेट को लेकर के आपको याद होगा कि पिछले साल पूरे चुनाव में तमाम घमासान हुआ। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का चुनावी मुद्दा ही यही था कि अनिल अंबानी को बहुत फायदा पहुंचाया एक ऑफसेट के जरिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि उसी ऑफसेट की बात करने वाला चुनाव में अगर राहुल गांधी रफाल को मुद्दा नहीं बना पाए, आज कांग्रेस की तरफ से आपने कोई शोर सुना है? जीएसटी को लेकर के पूरे देश की राज्य सरकारें त्राही कर रही हैं। उनको कानून में एक वायदा किया गया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो आपके संविधान का हिस्सा है कि आपको पहले जीएसटी से पहले जितना रेवेन्यू मिलता था, अगर उसमें कमी हुई तो केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन सेस के जरिए आपकी भरपाई करेगी। सरकार नहीं दे रही है। लेकिन वहीं एक जुड़ा मुद्दा है सौरभ बहुत बड़ा, कि सरकार इस बिल में, कृषि फार्म बिल में एमएसपी की बात कर ही नहीं रही है और तब भी कह रही है कि एमएसपी मिलेगा। कहीं ना कहीं जीएसटी के उस वादे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा, कागज आज एमएसपी के वादे में है। जी नहीं, राजीव जी, हाँ इसमें देखिए कि मीडिया कवरेज कैसा होता है इन सब चीजों का। जब आज खबर आती है सीएजी कहता है कि सेंटर ब्रोक द लॉ, सेंटर ने कानून तोड़ा, उन्होंने फंड जो जीएसटी कॉम्पनसेशन के लिए थे वो कहीं और इस्तेमाल किए। अब ये जो खबर है वो अखबारों में जरूर छपती है, आपने टीवी पर देखी? अरे आप टीवी वाले दिखाते ही नहीं है। अरे आप लोग स्क्रीनशॉट, आप लोग व्हाट्सएप के एंकर ऐसा कहे, राजीव जैसा बड़ा एडिटर और एंकर कहे कि खबर नहीं चलती है। अरे साहब आप चलाइए, हम आपके गुलाम हैं। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है, मेरा एक एंकर से एक प्रोग्राम से छोड़िए, मैं कहता हूँ माहौल क्या बना है। माहौल जो बना है, मुंबई में क्या हो रहा है, किस एक्टर को एनसीबी के सामने लेकर आया जा रहा है, ये सुबह शाम चलता है। एक माहौल बनता है जिसमें ये कभी मुद्दा उस तरह से उभर कर आता नहीं। ये तो मीडिया की एक तरह से आप कह सकते हैं, मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया मैनिपुलेशन, जो भी आप कहिए। उसके साथ साथ विपक्ष जो है, कहीं ना कहीं अगर विपक्ष में वो मजबूती आज होती, एक साथ विपक्ष नजर आता इन सब मसलों पर। जीएसटी का मसला, मैं तो आश्चर्य हूं कि इतना सेशन होता है जिसमें इतने रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जो अपनी सरकारों में कह रहे हैं कि हमें जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। अगर वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते, एक साथ बढ़ते, तो शायद ये मुद्दा बढ़ता। वो भी नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, विपक्ष को कहां आप स्क्रीन पर पिछले दिनों में आपको नजर आया। एक ही बार जब ये 8 एमपी जो हैं वो सस्पेंड हुए और बाहर उन्होंने धरना किया। इसको छोड़कर कहां आपको विपक्ष सौरभ नजर आया है उस तरह से? ना हमको सरकार से सवाल पूछता और जनता को जागरूक और जवाबदेह बनाता वो टीवी मीडिया दिखता है। आप बस कारें चेज हो रही हैं, कथित स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। सबसे दिलचस्प ये देखिए, ऐसा है ना, आम जनता पहले देवता बनाती है हीरो हीरोइनों को, है ना, फिर उन लार्जर देन लाइफ जो डेमीगॉड्स है उनको फॉल होते देखती है और पब्लिक को लगता है बड़ा मजा आया, बड़े बड़े ताकतवर लोग ध्वस्त हो गए। उस चक्कर में इकोनॉमी, नौकरी, राष्ट्रीय सुरक्षा, पॉलिसी, कोई इस पे बात ही नहीं हो रही है। सर मेरा ये कहना है, जब बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी फर्स्ट क्लास विपक्ष की पार्टी थी। बीजेपी जानती थी किस तरह से संसद का इस्तेमाल करना है, किस तरह से मुद्दे को आगे बढ़ाना है। फिर वो 2G हो, कोल स्कैम हो, CWG हो, जिस तरह से विपक्ष ने एक तरह से पूरी तरह से सरकार को घेर दिया और मीडिया को भी अपने साथ ले आए। ये भाजपा इसमें बड़े माहिर थी। अब कांग्रेस की कमजोरी देखिए, उनके लीडर भी नहीं। राहुल गांधी जो है उन्होंने ट्वीट्स बहुत किए हैं, लेकिन जब संसद का सदस्य था वो और सोनिया गांधी जी देश के बाहर थे, इसलिए वो संसद में भी नहीं थे। आज अगर आप समझते हैं कि अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद एक तरह से बंद, जो जिस तरह से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली बने थे जब भाजपा विपक्ष में थी, वो है नहीं उनमें वो क्षमता, वो कमजोरी है। अब आज की तारीख में जब इस तरह का विपक्ष हो, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी एक तरह से पूरी तरह से नहीं बन पाता है, तो फिर आप करेंगे क्या? विपक्ष जो है, अगर विपक्ष, ये कितने मसले थे, नौकरियों का मसला है, हम जो मसले डिस्कस कर रहे हैं नेता नगरी पर, कृषि का मसला जो है, पूरी तरह से जो इकोनॉमी का है, जीएसटी का है, अगर इन सब मसलों को आप डे टू डे सरकार को पूरी तरह से घेरते, आप ट्विटर पर नहीं घेर सकते।
सोशल मीडिया पर नहीं घेर सकते, आपको संसद में घेरना है। सोशल मीडिया भी एक मोर्चा है, लेकिन इकलौता मोर्चा नहीं है। चलिए, आपने किसानों की बात की। राहुल जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।